कहानी की शुरुआत में हम शीतल और कार्तिक को देखते हैं जो कि अपने नए घर के लिए चोर बाजार से कुछ सामान लेने के लिए आए थे। उस चोर बाजार में जाकर कार्तिक अपनी पत्नी शीतल से कहता है, शीतल हम ये कहाँ आ गए, कितनी गर्मी और घुटन हो रही है इधर, और हम अपने नए घर के लिए इन टूटी फूटी चीजों का क्या करेंगे भला। लेकिन शीतल उसकी बात को नहीं मानती और उस चोर बाजार के अंदर सामानों को देखने लगती है। उसके बाद तभी थोड़ी ही देर के बाद उसी चोर बाजार में रखा हुआ एक आईना शीतल को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और शीतल उसी आईने के पास चली जाती है और बोलती है, मुझे तो यही आईना चाहिए। उसके बाद वह दुकान के मालिक से उस आईने की कीमत पूछती है तो वह दुकान का मालिक, जिसके हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खुद इस आईने को बेचना चाहता हो, उस आईने में कुछ न कुछ ऐसी बात तो जरूर थी। इसीलिए वो दुकान वाला इन लोगों से कहता है कि जो भी कीमत लगे तुम मुझे वो दे दो। उसके बाद तभी शीतल का पति कार्तिक उसको थोड़े से पैसे देता है और वह दोनों उससे ये कहकर चले जाते हैं कि इस आईने को उनके घर पर डिलीवर करवा देना। बस यही कहकर वह दोनों चोर बाजार से अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों उसके बाद फिर वह उस आईने को उनके घर पर डिलीवर कर देता है। जैसे ही वह आईना उनके घर के अंदर आता है तभी से घर के अंदर गर्मी घुटन बहुत ही बुरी तरीके से फैलने लगती है। उसके बाद फिर वह दोनों रात के वक्त अपने बेडरूम पर बैठे हुए थे कि तभी थोड़ी ही देर के बाद उनको उनके रूम के अंदर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। उसके बाद तभी शीतल उस आईने के पास जाती है। तभी वह देखती है कि वह आईना उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, जिस आईने को देखकर वह पूरी तरीके से उसी के अंदर खो जाती है। लेकिन फिर उसका पति कार्तिक उसको वहां पर से ले जाता है और तभी हमको यह दिखाया जाता है कि उस आईने के अंदर एक बहुत ही खौफनाक चुड़ैल बड़ी ही गुस्से में दिखाई पड़ रही थी दोस्तों, जिसके मुंह के ऊपर से खून ही खून बह रहा था। खैर उसके बाद फिर सुबह होती है और सुबह हम शीतल को देखते हैं जो उसी आईने के पास खड़ी हुई थी। तभी उसका पति कार्तिक आता है और शीतल उससे कहने लगती है, कार्तिक पता नहीं न जाने क्या हो रहा है, जैसे कि ये आईना मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो। उसके बाद फिर कार्तिक उससे कहता है, अच्छा बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन आज माँ जी आ रही है तो प्लीज माँ जी से इस आईने के बारे में कुछ मत कहना कि ये आईना हमने पुराना खरीदा है या इस आईने को पहले कोई और यूज करता था। यार तुम्हें तो पता है माँ जी पुराने जमाने की हैं, वो इन सब चीजों का कुछ गलत मतलब ले बैठेंगी। उसके बाद फिर शीतल उससे कहती है, हाँ मैं माँ जी से बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगी। और फिर तभी कार्तिक देखता है कि उस आईने के पास नीचे रखे हुए फ्लावर पूरी तरीके से मुरझा चुके थे, जिन फ्लावर्स को वो केवल कल ही लेकर आया था। इसे देखकर कार्तिक काफी हैरान हो जाता है और फिर उसके बाद उसको ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता है और वो अपने ऑफिस चला जाता है और शीतल अपने घर के अंदर अकेली बचती है। उसके बाद तभी रात को उसका पति कार्तिक घर वापस लौटता है तो शीतल और कार्तिक दोनों ही अपने बेड के ऊपर बैठे हुए थे और तभी दोस्तों वह भयानक सी आत्मा उन दोनों को घूर घूर कर देख रही थी। उसके बाद फिर कार्तिक शीतल के करीब आने की कोशिश करता है और तभी उस आत्मा ने शीतल को अपने वश में कर लिया था और अपनी शक्तियों के बदौलत वो शीतल से न जाने क्या क्या करवा रही थी। शीतल किसी धंधे वाली औरत की तरह अपने पति से पेश आ रही थी। कार्तिक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि शीतल को अचानक क्या हो गया है। शीतल उसके करीब आती जा रही थी और वो भी बड़ी ही अजीबोगरीब तरीके से। उसके बाद कार्तिक उसे गुस्से से उठाकर उससे ये कहता है, शीतल पागल हो गई तुम, ये क्या तरीका है। और ये कहकर कार्तिक वहां पर से चला जाता है और तभी वह आत्मा शीतल को छोड़ देती है और शीतल पहले जैसी हो जाती है। उसके बाद फिर सुबह होती है। सुबह हम कार्तिक और शीतल को देखते हैं जहां कार्तिक शीतल से पूछता है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है और वो उससे कहता है कि तुम आराम कर लेना
मैं घर की चाबी पड़ोस वाली आंटी को दे दूंगा, जिससे कि माँ जी आएंगी तो उनको चाबी मिल जाएगी, तुम्हें जागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह कहकर कार्तिक अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और शीतल उसी आईने के आगे बैठी हुई थी, जहां उसे उस आईने के अंदर से आवाज आने लगती है। उसका नाम लेकर कोई उसको पुकार रहा था। दोस्तों, इस तरह की आवाज को सुनकर शीतल काफी डर जाती है और फिर तभी देखते ही देखते वह आत्मा आईने के अंदर शीतल को दिखाई देती है। और फिर तभी जैसे जैसे वह आत्मा करती है वैसे ही वैसे शीतल करती है, क्योंकि उस आत्मा ने शीतल को पूरी तरीके से अपने वश में कर लिया था। उसके बाद तभी माँ जी पहुंचती हैं और शीतल को आवाज लगाती हैं, लेकिन शीतल नहीं आती। वहीं पड़ोस की एक आंटी माँ जी को चाबी दे देती हैं और माँ जी ताला खोलकर घर के अंदर जाती हैं तो देखती है कि शीतल कांच के आगे बैठकर अजीबोगरीब प्रकार के कपड़े पहनकर तैयार हो रही थी। जहां माँ जी ये देखकर काफी गुस्सा हो जाती हैं और शीतल से कहने लगती हैं, मैं पिछले 15 मिनट से डोर बेल बजा रही हूं और तुझे आवाज नहीं आ रही। लेकिन शीतल उनकी बात को नहीं सुनती और बल्कि वो माँ जी से बदतमीजी से बात कर रही थी। तभी उसके बाद फिर माँ जी उससे बोलती हैं, बहू कितनी गर्मी हो रही है यहाँ पर। अरे कुछ नहीं तो कम से कम अपनी सास को एक गिलास पानी की ही पूछ ले। उसके इतना बोलने के बाद शीतल उससे बोलती है, खुद जाकर ले ले और पी ले बुढ़िया। यह कहकर शीतल वहां पर से निकल जाती है और माँ जी ये सब सुनकर काफी हैरान हो जाती हैं और मन ही मन सोचने लगती हैं कि कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। शीतल कभी भी इस तरीके का बर्ताव नहीं करती। और फिर रात के वक्त शीतल उसी जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है जहां धंधे वाली औरतें खड़ी होती हैं। उसके बाद फिर वहां पर कार से एक आदमी आता है। वह उसकी कार को रोककर उसकी कार के अंदर चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ माँ जी और कार्तिक शीतल की चिंता कर रहे थे। माँ जी ने सारी बात कार्तिक को बता दी थी। कार्तिक भी शीतल को लेकर काफी परेशान था, क्योंकि वो सुबह से गायब थी। उसके बाद तभी माँ जी कार्तिक से बोलती हैं, कार्तिक एक पल के लिए मुझे लगा कि वो हमारी शीतल है ही नहीं। मैंने उसकी आंखें देखी, बड़ी ही अजीबोगरीब हो रही थी। ये बोलते बोलते माँ जी कार्तिक से बोलती हैं, मुझे लगता है कि शीतल के शरीर के अंदर जरूर किसी आत्मा ने प्रवेश कर लिया है। हमें शीतल को चित्रा माँ के पास लेकर जाना चाहिए। लेकिन माँ जी की ये सब बातें सुनकर कार्तिक उन पर हंसने लगता है और उनसे ये कहता है, माँ ये भूत प्रेत और आत्माएं कुछ नहीं होती। शीतल की ऐसी हालत के पीछे केवल एक ही वजह है और वो है स्ट्रेस। और प्लीज आप इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। माँ आप अपने कमरे में जाइए और जाकर सो जाइए, रात बहुत हो गई है। उसके बाद तभी उसकी माँ भी सोने के लिए चली जाती है। उसके बाद फिर वहीं दूसरी तरफ शीतल उस आदमी के साथ बदतमीजी करने लगती है। उसकी ऐसी हरकत को देखकर वह आदमी उस पर काफी गुस्सा हो जाता है और वह गुस्से में शीतल को कार के अंदर से बाहर निकालता है और कुछ पैसे उसके मुंह पर फेंक वहां पर से निकल जाता है। तभी शीतल उन पैसों को उठाकर रख लेती है और वहीं शीतल का पति कार्तिक उसका इंतजार कर रहा होता है। और फिर जब थोड़ी ही देर के बाद शीतल घर पर पहुंचती है तो कार्तिक शीतल को ऐसे होलिये में देखकर काफी गुस्सा हो जाता है। उसके बाद फिर हमको सुबह दिखाया जाता है। माँ जी सुबह सुबह चित्रा माँ के पास चली जाती हैं और उन्हें अपनी सारी परेशानी बता देती हैं, जहां वो उनसे कहने लगती हैं, पता नहीं हमारी बहू को अचानक क्या हो गया है, वो इतनी बदतमीज हो चुकी है। और जो उन्हें शीतल के अंदर नोटिस किया था वह सब सारी बातें वो चित्रा माँ को बता देती हैं। और तभी चित्रा माँ उनसे कहने लगती हैं कि तुम्हारी बहू के अंदर कोई साया आ चुका है, लेकिन आखिर यह है क्या, किसका है, इसकी जड़ तक हमको पहुंचना पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद फिर हमें कार्तिक को दिखाया जाता है, जहां पर कार्तिक अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है।
कार्तिक अपना लैपटॉप घर पर ही भूलकर आ चुका था, जहां वो अपने दोस्तों से बोलता है कि वह आते वक्त उसके घर से उसका लैपटॉप लेता हुआ आए। उसका दोस्त भी उसको हाँ कर देता है, और जब उसका दोस्त उसके घर पर लैपटॉप लेने के लिए जाता है तो हमको पता चलता है कि ये तो वही लड़का था जो रात में शीतल को मिला था। वो शीतल को देखकर काफी हैरान हो जाता है और शीतल से बोलने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और शीतल उसको फिर से उसी नजर से देखने लगती है और शीतल उसका हाथ पकड़कर उसको अंदर ले जाती है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। वो अभी ये सब कर ही रही थी, इसी बीच शीतल का पति कार्तिक वहां पर आ जाता है और उन दोनों को इस हालत में देख काफी गुस्सा हो जाता है। वो अपने दोस्त को ही मारने लगता है, लेकिन तभी उसका दोस्त उससे कहता है, मुझे मारने की बजाय अपनी इस बेशरम बीवी को संभाल। अरे चंद पैसों के लिए वहां पर खड़ी रहती है ये, जहां औरतें अपने जिस्म का धंधा करती हैं, मैं वहीं मिला था इससे। उसके बाद उसका दोस्त गुस्से में वहां पर से निकल जाता है। तभी फिर कार्तिक शीतल से बोलता है, शीतल ये झूठ बोल रहा था ना, ये सब क्या है ये सब। लेकिन शीतल कुछ भी नहीं बोलती और बल्कि मुस्कुरा रही होती है। तभी फिर कार्तिक शीतल के गाल पर एक जोर से थप्पड़ देता है, जिस वजह से वह काफी गुस्सा हो जाती है और कार्तिक का ही गला दबा देती है। वो कार्तिक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी इसी बीच माँ जी और चित्रा माँ वहां पर पहुंच जाती है और चित्रा माँ कार्तिक को उससे बचा लेती हैं। तभी चित्रा माँ कार्तिक से बोलती हैं, जब मैंने तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश किया तो बुरी शक्तियां मुझसे आंधी की तरह टकराई। मुझे एक बात बताओ, इस घर के अंदर कोई ऐसी चीज है जो तुमसे पहले कोई और यूज किया करता था? उनकी इतना बात सुनने के बाद तभी कार्तिक को ध्यान आता है कि उन्होंने उस चोर बाजार के अंदर से सेकंड हैंड आईना लिया था जो उनसे पहले कोई और यूज करता होगा। वह उन्हें उसी आईने के पास लेकर चला जाता है, जहां चित्रा मां उससे यह पूछती है कि इस आईने के आते ही तुम्हें गर्मी और घुटन महसूस हुई थी? तभी कार्तिक उनका जवाब देते हुए उनसे यह कहता है, हाँ मां, आप सच कह रही हो। जब से ये आईना हमारे घर के अंदर आया है तभी से एक अजीब सी गर्मी और घुटन महसूस हो रही है। तभी चित्रा माँ उससे ये कहने लगती हैं कि ये कोई मामूली आईना नहीं है, एक काले साल का घर है ये। अब हमें यह पता करना होगा कि यह आईना यहां से पहले किसके पास था। तभी कार्तिक चित्रा माँ को उसी दुकान के मालिक के पास लेकर जाता है जिसने उनको यह आईना बेचा था। तभी कार्तिक उस मालिक से यह कहता है, उस आईने के पीछे आखिर क्या राज है, जल्दी बता मुझे। तभी वो मालिक उनको बताते हुए कहता है, इस आईने की मालिक गजरी एक वेश्या थी। मैंने कई जिस्म के धंधे करने वाली औरतों को देखा है, लेकिन गजरी बहुत ही अलग थी। जवान खूबसूरत मर्द उसकी कमजोरी थे, पैसा शान शौकत बेशुमार लुटाती थी, लेकिन वो पैसे उसके नहीं होते थे, वो किसी दूसरों से उधार लेती थी। एक बार ज्यादा पैसा होने के बावजूद उसके पास काफी सारा कर्ज आ गया और अब गजरी पूरी तरीके से फंस चुकी थी, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो उनका कर्ज दे सके। फिर उन लोगों ने गजरी को मारने की धमकी दी, लेकिन उन लोगों के मारने से पहले ही गजरी ने अपनी आत्महत्या कर ली और खुद की जान दे दी। उसकी मौत के बाद गजरी की आखिरी अमानत थी वो आईना। जब उसके मरने के बाद उन लोगों ने वो मुझे बेचा था। उसके इतना बोलने के बाद तभी कार्तिक उसको गुस्से से बोलता है, और तूने वो भूतिया आईना हमें बेच दिया। लेकिन तभी चित्रा माँ उसे अपने साथ ले जाती हैं। कार्तिक को घर पर ले जाकर चित्रा माँ उससे कहती हैं, कार्तिक, गजरी एक दुष्ट प्रेत आत्मा है जो उस आईने के अंदर कैद है, और ये सब गर्मी घुटन गजरी की आत्मा को मजबूत किए जा रही है। लेकिन ये गर्मी काबू हो गई ना तो गजरी की आत्मा आईने के अंदर से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाएगी। तभी कार्तिक चित्रा माँ से बोलता है, लेकिन ये गर्मी काबू कैसे होगी? तभी चित्रा माँ उसको अपने साथ लेकर जाती हैं
उसे वहां पर ले जाने के बाद वह अपना जाल बिछा देती हैं और कार्तिक से कहती हैं, मैंने जैसा कहा है सिर्फ वैसा ही करना। तुम्हें याद है उस आईने के मालिक ने क्या कहा था कि गजरी की कमजोरी जवान खूबसूरत मर्द है। और आज ये जो कुछ भी हो रहा है ना कार्तिक, वो सब तुम्हें पाने के लिए हो रहा है, इसलिए तुम्हें ही ये सब रोकना होगा। उसके बाद फिर चित्रा माँ कुछ मंत्र शंत्र पढ़ने लगती हैं और तभी देखते देखते गजरी की आत्मा आईने के अंदर दिखाई देती है, जहां वो कार्तिक से ये कह रही थी कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद कार्तिक उसको आईने के अंदर से बाहर निकलने से मजबूर कर देता है। वो उससे कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। और तभी उसकी आत्मा गुस्से से आईने के अंदर से बाहर निकलती है और उनके बिछाए हुए जाल के अंदर फंस जाती है। वह सभी उसे एक चक्र के अंदर फंसा लेते हैं। तभी वह आत्मा काफी गुस्सा हो जाती है और तभी देखते ही देखते अपनी शक्तियों की बदौलत वो शीतल को अपने वश में कर लेती है और अपने जादू की मदद से वो शीतल के जरिए एक एक करके सभी लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। और वो आत्मा सभी लोगों से कहती है, मैंने कहा था ना, मुझसे पीछे छुड़ाना इतना आसान नहीं है। अभी शीतल कार्तिक को नुकसान पहुंचा ही रही थी कि तभी इतने में चित्रा माँ उस आईने को पूरी तरीके से नष्ट कर देती हैं। उस आईने के नष्ट होते ही शीतल की आत्मा भी पूरी तरीके से मुक्त हो जाती है और शीतल को भी होश आ जाता है। और फिर तभी देखते देखते धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाता है।